फिर से स्वागत आपका हमारे इस चैनल पे। जैसा कि हमने कहा था पिछले वीडियो में कि जल्द ही आप पॉलिटिकल सिस्टम पे बात करेंगे, तो आज उसी सीरीज़ में हमारा ये जो है, ये चौथा वीडियो होगा और आज हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम के आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। आज ही से जो है आर्टिकल हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि आर्टिकल वाइज़ हम लोग कंटिन्यू बात करने वाले हैं, तो आज ही से वो चीज़ें स्टार्ट होगी। तो आपको पिछले कक्षा में याद होगा कि हमने बताया था कि संविधान की प्रक्रियाएँ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? और संविधान की प्रक्रियाएँ के बाद हमने बताया था एक संविधानवाद का ज़िक्र किया था। इसके बाद हमने आपसे कहा था कि संसदीय जो व्यवस्था है, वो किस तरह की बातचीत है, आज उस पे थोड़ा-सा बातचीत कर लेंगे। और जैसा कि हमने कहा था गणतंत्र जैसी व्यवस्था क्या है, उस पे थोड़ा-सा बात कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू हम लोग आज ही से आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज थोड़ा-सा समझ लेते हैं, वो संसदीय व्यवस्था को समझ लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू हम लोग आर्टिकल पे बात करेंगे। तो क्या है संसदीय व्यवस्था? तो उसको समझने से पहले, संसदीय व्यवस्था को समझने से पहले यहाँ पे लिख लेते हैं संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था क्या है? हमारे भारत में ये संसदीय व्यवस्था है, ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये क्या है? अक्सर आपने सुना होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। तो इसी के बारे में आज हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके बाद बात करेंगे गणतंत्र पे, फिर आ जाएंगे आर्टिकल पे। संविधान का पहला आर्टिकल जो होगा, वहां से हम लोग बातचीत करना स्टार्ट करेंगे। संसदीय व्यवस्था क्या है? तो इसको समझने से पहले हमें एक जो पूरे संविधान का जो ढांचा है, संविधान का पूरा जो ढांचा है, उसे समझना पड़ेगा। क्या है संविधान का जो ढांचा है? तो एक प्रकार से ऐसा समझिए कि ये संविधान है, तो संविधान को जो है 3 भागों में बाँटा गया है। संविधान को जो है 3 भागों में बाँटा गया है। क्या है वो? तो पहला हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका। जो दूसरा हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं विधायिका। और जो तीसरा हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं न्यायपालिका। अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। इसे हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव। और इसे हम लोग कहते हैं जुडिशियरी। तो ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ये संविधान को जो है ये 3 भागों में बांटा गया। पूरा संविधान आप पढ़ेंगे तो इन्हीं सारी चीजों पे चर्चाएं होनी है। इन्हीं 3 विषय पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कुछ अपना फंडामेंटल राइट होगा, मूल अधिकार जो है, वो सारी चीजें जो हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमें ये संसदीय व्यवस्था को समझने के लिए ये थोड़ा जरूरी है। हालांकि जो है आप इसको जब हम वैसे डिटेल में चर्चा होगी, जब आगे आर्टिकल बात करेंगे तो ये वैसे भी ये चर्चाएं होगी, उसमें तो बात होगी। लेकिन फिर भी संसदीय व्यवस्था को समझने के लिए हमें इन तीनों स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कार्यपालिका क्या है? अगर बात करें नॉर्मली, इस पे बात करेंगे बहुत डिटेल में, कार्यपालिका पे बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिर भी समझ लीजिए इसको, कार्यपालिका क्या क्या मतलब होता है। कार्यपालिका का मतलब होता है, या फिर विधायिका का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे पहले समझते हैं विधायिका। जब हमारे देश में कोई भी कानून बनना होता है, जब हमारे देश में किसी भी तरीके का कोई कानून बनना होता है, पूरे देश के लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे कोई कानून बनना होता है, तो कभी भी वो जो कानून बनता है वो कहाँ पे बनता है? तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये विधायिका में बनता है। विधायिका हमारे यहाँ पे जो है कितने भागों में बटा हुआ है? तो अगर हम पूरे देश के लेवल पे बात करें, अभी विधानमंडल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी पार्लियामेंट यानी कि संसद की बात करें जो देश के लेवल पे होता है, तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक है, आपने नाम सुना होगा, लोकसभा, एक राज्यसभा, और तीसरे राष्ट्रपति। क्योंकि बिना राष्ट्रपति के जो है साइन के कोई भी कानून जो है वो वैलिड नहीं होता है। मान्यता तभी मिलेगा जब वो राष्ट्रपति साइन करेंगे। तो इनके 3 स्वरूप हैं, समझ पा रहे होंगे। इसके 3 स्वरूप हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। ये मिलके कानून बनाते हैं। ये तीनों मिलके जो है क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। इसमें बहुत डिटेल में चर्चा होगी ना, कानून पे बात करेंगे, कानून कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया होती है, प्रथम चरण होता है, द्वितीय चरण होता है, तृतीय चरण होता है, कानून बनने की ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिसपे बात करेंगे। बहुत बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस पे। तो यहाँ पे एक लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और राष्ट्रपति हो गया। ये तीनों जब आखिर जब राष्ट्रपति का साइन हो जाता है तो यहाँ पे कानून के रूप में वो सामने आ जाता है। तो जैसे ही वो कानून बन गया, विधायिका में कानून बन गया,
विधायिका में जैसे ही कानून बना उसके बाद वो जो कानून है उसको लागू कौन करवाएगा, हमारे देश में जो कानून जो है लागू कौन करवाएगा, ये तो विधायिका कानून बना दी, यानी कि जो संसद है वो तो कानून बना दी, लेकिन वो कानून जो है उसको ग्राउंड तक कौन लेके आएगा, जमीन तक कौन लेके आएगा, गांव गांव तक, शहर शहर तक कौन पहुंचाएगा उसको। वो जो पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है उसी को हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका कौन कौन होते हैं, तो कार्यपालिका के हेड आपको पता है राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, मंत्रिमंडल के जितने सारे लोग होंगे, या जितने सारे ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर हुए, या फिर जितने सारे जो है प्रशासन के लोग हैं, ये सारे लोग कहलाते हैं यहाँ पे, ये कार्यपालिका का हिस्सा होता है। वो सारे लोग जो होते हैं कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कानून बनाते हैं, ये क्या करते हैं, ये कानून बनाते हैं, लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर ये कानून बनाएंगे, और कानून को जो लागू करवाने वाला जो व्यक्ति होंगे वो कौन होंगे, तो वो होंगे यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव के लोग होंगे। इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो आप मान लीजिए राष्ट्रपति मान लीजिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट को मान लीजिए, है ना, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट मान लीजिए, यहाँ पे पीएम को मान लीजिए, या इसके सारे जितने सारे मंत्रिमंडल है ना, जितने सारे मंत्रिमंडल हैं उन सबों को मान लीजिए, उसके नीचे जितने सारे ऑफिसर्स ग्रुप के लोग हैं वो सब क्या करते हैं, कानून को ग्राउंड तक ले जाने का काम करते हैं। तो ये सारे लोग कार्यपालिका के लोग कहलाते हैं, जितने सारे लोग हैं ये कार्यपालक होते हैं। कार्यपालक का मुखिया, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा भी होगा, जो कार्यपालिका के जो मुखिया होते हैं वो आर्टिकल 53 में लिखा हुआ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वो नाम मात्र के होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। तो यहाँ पे समझ गए इनका क्या काम हुआ, तो ये क्या करेंगे, विधायिका क्या करेगा, यहाँ पे वो कानून बनाएगी, और यहाँ पे कानून को लागू करवाने वाले व्यक्ति कौन होंगे, तो कार्यपालिका हो जाएंगे। और कानून में किसी भी तरीके की गड़बड़ी आती है, कोई व्यक्ति जो है मान लेते किसी के हक को लेकर जो है मान लेते किसी के राइट्स है वो छीने जा रहे हैं, या उनको लगता है कि हमारे अधिकार खतरे में है, तो वो जो है मामला को जो देखेगा, मान लेते ये इस तरीके जो कानून आता है, कोई नेगेटिव कानून आता है, नकारात्मक कानून आता है, तो उसको जो है खत्म करने वाला व्यक्ति जो होगा वो कौन होगा, जुडिशियरी होगा। ये जुडिशियरी क्या करता है, ये जुडिशियरी है वो व्यक्ति है जो कि ये क्या करता है, हमारे अधिकार की रक्षा करता है। हमने बताया भी था आर्टिकल 132 के तहत, 132 हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, वो ये बताता है कि जुडिशियरी को ये पावर दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है आर्टिकल 132 के तहत जो है कि जो भी कानून जो है, नकारात्मक कानून जो बनता है आमतौर पे, कि जनता को लगता है कि ये हमारे हित के लिए नहीं है, तो उस कानून को जो है रद्द करने का काम कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ये सारे आर्टिकल जो है इनके हक में ये लिखा हुआ, ये इनको राइट्स देता है, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि आप बुरे कानून को खत्म कर सकते हैं। तो इनके महत्व को फिलहाल अभी इतना समझना है, और भी इनके काम होते हैं, और भी इनके अलग अलग काम हैं, लेकिन अभी मोटी मोटी बातें जो अभी फिलहाल इसको समझने के लिए हमने जो यहाँ पे जो आपको बताया है, बस केवल अभी फिलहाल इतना समझिए कि जो है यहाँ पे विधायिका का काम होगा कानून बनाना, विधायिका का काम होगा कानून बनाना, और यहाँ पे कार्यपालिका का काम होगा कि कानून को ग्राउंड तक लेके जाना, और उस कानून में कोई भी खामियां अगर बनी, अगर इस कानून में कोई खामियां हैं, कोई गलतियां हैं, तो उसको जो है सुधारने का या उसको खत्म करने का काम जुडिशियरी का है, न्यायपालिका का है। अभी फिलहाल मोटी मोटी बातें हमें यहां तक समझनी है। अब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, संसदीय व्यवस्था को ठीक से समझ सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था क्या होता है। तो आप ये बातों को समझ गए होंगे कि यहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का भूमिका फिलहाल क्या है। आगे और भी भूमिकाएं हैं, इनकी और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। विधायिका का और भी कार्य होता है, कार्यपालिका का कार्य होता है, हालांकि हम लोग देखेंगे एक एक करके बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं संसदीय व्यवस्था क्या है, क्योंकि कुछ शब्द इसमें कुछ ऐसे आने वाले हैं जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि परेशानी होती समझने में, इसलिए मैंने ये चीजें आपको आपके सामने डिस्कस किया। देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। देखिए पूरे दुनिया में लगभग 2 प्रकार के सिस्टम चलते हैं। पूरे दुनिया में जो है जहां भी जो है डेमोक्रेसी चलता है, जहां भी लोकतंत्र है, वहां बेसिकली जो है 2 प्रकार के जो है सिस्टम चलते हैं। एक को हम लोग कहते हैं संसदीय व्यवस्था, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं अध्यासात्मक व्यवस्था। अध्यासात्मक व्यवस्था क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये बेसिकली जो है 2 शब्द को हम लोग समझने वाले हैं। ये जो है एक संसदीय व्यवस्था है, एक अध्यासात्मक व्यवस्था है। इन दोनों में क्या अंतर होता है बेसिकली ये समझने के बाद हम लोग आ जाएंगे कि जो हमारा रिपब्लिक है, गणतंत्र है, वो क्या होता है। उसके बाद बीच बीच में और भी शब्दावली जितने सारे आएंगे, जो भी शब्द आपको बीच बीच में परेशान करेंगे उसके बारे में बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज हम लोग बेसिकली आर्टिकल शुरू करने वाले हैं। देखिए
इसका इसका जो अगर आप देखें, इसका जो लक्षण होता है यहाँ पे, अगर आप देखें इनको कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि संसदीय व्यवस्था क्या होता है। तो संसदीय व्यवस्था का सबसे पहला और मूलभूत चीजें होता है यहाँ पे दोहरी नागरिक, यहाँ पे जो है दोहरी कार्यपालिका होता है। दोहरी कार्यपालिका ये क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब होता है जहां भी संसदीय व्यवस्था है, जहां भी संसदीय व्यवस्था है वहां पे दो प्रकार के जो है कार्यपालक होते हैं। एक होते हैं नाम मात्र के, एक होते हैं नाम मात्र के, नाम मात्र के, एक दूसरा जो होते हैं वास्तविक होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, नाम मात्र का मतलब हो गया कि एक जो होंगे एग्जीक्यूटिव यानी हेड ऑफ, हमारे यहाँ पे आर्टिकल 53 है, तो जो 53 आर्टिकल में लिखा हुआ है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब होता है जो कार्यपालिका का मुखिया होगा वो कौन होगा, तो राष्ट्रपति होगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट, अब मान लीजिए यहाँ पे जो है ये राष्ट्रपति हो जाएंगे। यहाँ पे हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करता है, ये प्रेसिडेंट है। अब ध्यान रहे, लेकिन प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे, नाम मात्र के हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या है, नाम मात्र के हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने कहा ना आपसे, ये दोहरी कार्यपालिका रखता है। इस तरह का जो व्यवस्था जो रखा है, संसदीय व्यवस्था जहां भी होगा, जिस भी देश में होगा, अभी बात करेंगे कौन कौन से देश में ये व्यवस्था चलता है, तो वहां पे कैसा चलेगा, एक जो कार्यपालक होगा वो नाम मात्र का होगा और एक जो यहाँ पे कार्यपालक होगा वो वास्तविक होगा। यहाँ पे वास्तविक कौन है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे जो वास्तविक होंगे वो कौन होंगे, पीएम है। और ये जो प्रेसिडेंट है ये नाम मात्र के हैं। तो एक बात आपको समझ में आ गया, इसका लक्षण क्या होगा संसदीय व्यवस्था का, कि यहाँ पे दोहरी कार्यपालिका की बात करता है। दोहरी कार्यपालिका का सिंपल सा मतलब हुआ कि एक व्यक्ति होंगे नाम मात्र के और एक व्यक्ति होंगे जिनके पास सारा पावर होगा। भले ही जो है संवैधानिक पावर इनके पास है, राष्ट्रपति के पास संवैधानिक पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन यहाँ पे जो जो वास्तविक पावर है वो पीएम के पास होता है। अभी समझेंगे ये कैसे होता है। तो पहला लक्षण आपको समझ में आ गया कि ये दोहरी कार्यपालिका रखता है। दूसरा इसका जो लक्षण होता है कि यहाँ पे जो बहुमत दल है, जिसने बहुमत पाया है, जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ पे वर्तमान में जो है लोकसभा की जो सीटें हैं वो 545, हालांकि मैक्सिमम 552 है लेकिन 545 मानी जाती है। तो 545 सीटों में जिनकी मेजॉरिटी रहेगी, बहुमत रहेगी, तो वो बहुमत दल जो होंगे, बहुमत दल क्या करेंगे, मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं। तो दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा, बहुमत दल जो व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। मंत्रिमंडल क्या होता है बात करेंगे, जब आर्टिकल 75 बात करेंगे तो इसमें बहुत डिटेल में चर्चा होगी कि मंत्रिमंडल क्या होता है। इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है बात करेंगे। तो यहाँ पे संसदीय व्यवस्था का सबसे बढ़िया लक्षण जो होता है ये होता है कि जो है यहाँ पे जो ना ये बहुमत दल व्यक्ति क्या करेंगे, मंत्रिमंडल का जो है चयन करेंगे, मंत्रिमंडल का ये चयन करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे तीसरा जो इसका लक्षण होता है, तीसरा लक्षण जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो विधायिका है, विधायिका और कार्यपालिका, देखिए शब्द आया ना विधायिका और कार्यपालिका, यहां पे आया विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका और कार्यपालिका भी जस्ट हमने बात किया। तो विधायिका और कार्यपालिका जो होते हैं इनका क्या होता है, यहां पे जो कुछ लोगों का क्या होता है, दोहरा जो है यहां पे सदस्यता होता है। विधायिका और जो है कार्यपालिका, यानी कि ये दो सदस्यता रखता है। कई बार आप देखेंगे, मान लेते हैं कोई एक मंत्री का ले लीजिए, मान लेते हैं पीएम जी का ले लीजिए, तो एक पहले वो तो मंत्री है, मंत्री यानी कि कार्यपालिका हो गया, वो क्या हो गए, कार्यपालक हो गए। और दूसरा वो क्या है, एक जो है सांसद भी है, वो एक सांसद भी है जो कि बनारस से, आपको पता होगा कि बनारस से वो अभी जीते हुए हैं। तो एक क्या हो गए, वो सांसद भी हो गए, यानी कि दोहरी सदस्यता यहाँ पे क्या हो गई, दोहरी सदस्यता होती है लोगों की। तो यहाँ पे समझ पा रहे हैं, दोहरी सदस्यता, दोहरी सदस्यता। तो यहां पे समझ पा रहे हैं इसका लक्षण क्या होता है कि यहां पे संसदीय व्यवस्था का जो है लक्षण आप मान लीजिए, तो ये होता है कि यहां जो होता है, मान लेते हैं कि एक जो है ये लोकसभा हो गया और ये जो है मान लेते हैं कार्यपालिका हो गया, ये अलग अलग नहीं इसी के अंतर्गत आते हैं। मान लेते हैं ये वाला बड़ा वाला स्ट्रक्चर मान लीजिए आप, क्या है ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर को आप मान लीजिए, ये जो बड़ा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा हमारा विधायिका, और ये छोटा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्यपालिका, क्योंकि यहीं से चुने जाते हैं। आप ऐसे समझिए,
यहाँ पे मान लेते हैं एक बॉक्स, यहाँ पे देख लीजिए कि ये मान लेते हैं, अगर यहाँ पे इसको मान लेते हैं विधायिका, यानी कि ये संसद भवन मान लेते हैं, ये संसद है, तो संसद के अंदर से ही चुने जाएंगे मंत्रिमंडल, यहीं से चुने जाएंगे मंत्रिमंडल। समझ पा रहे हैं कि यहीं से अंतर, यहीं से समझ में आएगा ये अध्यक्षात्मक प्रणाली का। ये बातें आपको ध्यान रखना है कि ये जो हो जाएगा ना, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये मान लेते हैं पूरा का पूरा संसद का स्ट्रक्चर है, तो संसद के अंदर ही मंत्री चुने जाएंगे, अंदर से ही मंत्री चुने जाएंगे। यही सबसे अंतर करने वाला जो है आप देख पा रहे हैं जो सिस्टम में होता है वो ये होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है, ये अलग अलग चुने जाते हैं। यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि हमें चुनना हो, विधायिका के लोग को चुनना हो तो अलग से चुनाव होता है, और यहाँ पे मान लेते हैं मंत्रियों का चुनाव करना हो तो अलग से चुनाव होता है। यही अंतर होता है बेसिकली, आप देखें तो यही अंतर पे आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, विधायिका और कार्यपालक का क्या होता है, दोहरा सदस्यता होता है। क्या सबका होता है? नहीं, वहां पे जो मंत्री होंगे ना, जो मंत्री होंगे उसकी होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है कि लोकसभा में लगभग जितने सारे मान लेते हैं मेजोरिटी दल के लोग हैं, मान लेते हैं अभी वर्तमान में बीजेपी को ले लीजिए, तो वर्तमान में जो आप बीजेपी को लेते हैं तो बीजेपी में जितने सारे लोग जीते हुए हैं, मान लेते हैं बीजेपी में जितनी भी सीटें इनके पास है, जितनी भी सीटें हैं, इसमें से जो मंत्री बनेंगे, इसमें जितने जो मंत्री बनेंगे उन्हीं की दोहरी सदस्यता होगी। नहीं तो अगर वो मंत्री नहीं है तो केवल वो क्या रहेंगे, एक एमपी रहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे या सांसद कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको बेसिकली बातें ध्यान रखना है। लेकिन ये दोहरी सदस्यता आपको समझ पा रहे हैं, ये दोहरी सदस्यता सबका नहीं होता है। जो मंत्री होते हैं उसके पास दो सदस्यता होता है, एक मंत्री का भी होता है और दूसरा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी होता है, यानी कि सांसद का भी होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। इसी प्रकार से ये अंतर आपको समझना है अध्यक्षात्मक प्रणाली में। अब इसमें क्या अंतर होता है, यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे दोहरी सदस्यता कैसे होता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, इसी के अंदर से मंत्री भी चुने जाते हैं, और ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे ये पूरा मान लीजिए स्ट्रक्चर जो है ये विधायिका का स्ट्रक्चर है। तो ये समझ गए। ये बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी संसदीय प्रणाली में जो होगा, जैसे भारत जैसे देश जो होंगे या फिर जितने ब्रिटेन जैसा देश है, वो इसी तरह का स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ब्रिटेन भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो लेकिन अमेरिका ऐसा फॉलो नहीं करता। अमेरिका में क्या चलता है, तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली चलता है, उसी पे भी बात करने वाले हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे समझना है कि इसमें क्या होता है, दोहरी कार्यपालिका होता है, और यहाँ पे हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव जैसा हमने बात किया, बहुमत दल जो व्यक्ति होगा वही मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। और विधायिका और कार्यपालिका क्या होगा, इसका दोहरा सदस्यता होता है। क्या सबका होता है? नहीं, जो मंत्री बनेंगे उन्हीं का जो है दोहरी सदस्यता होती है। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग समझ लेते हैं कि ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था का सिंपल सा मतलब होता है, आपने यहां पे देखा ना, दोहरी कार्यपालक नहीं होता है। यहां पे क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एकल कार्यपालक, क्योंकि अलग अलग चुनाव होता है सबका, तो कार्यपालक केवल एक ही होगा, कार्यपालक। ठीक है, तो दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दूसरा यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा, बहुमत दल यहाँ पे जो है मंत्रिमंडल का जो गठन वगैरह यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेता होते हैं ना, यहाँ पे जो नेता होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कार्यपालिका और विधायिका। अभी देखिए हमने शुरुआत में इसीलिए इसका जिक्र किया है ताकि आपको शब्द समझने में कोई दिक्कतें ना आए। यहाँ पे जो कार्यपालिका होगा और विधायिका जो होगा, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों का अलग अलग चुनाव होता है। यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग चुनाव होता है, अलग अलग चुनाव होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें अंतर आपको अगर समझना हो तो यहाँ पे बस इतना समझिए कि यहाँ पे जो होते हैं ना, जो कार्यपालक होते हैं, कार्यपालक यानी कि जो राष्ट्रपति वहां के हेड होते हैं, राष्ट्रपति, वहां पे प्रधानमंत्री वाला फॉर्मेट नहीं चलता है, राष्ट्रपति वहां पे बेसिकली वो पावर में रहते हैं। वहां पे जो है ना, दोनों पावर, नाम मात्र और वास्तविक पावर, दोनों राष्ट्रपति के पास ही है। अमेरिका में जो है नाम मात्र कह लीजिए, वास्तविक कह लीजिए, दोनों पावर एक ही व्यक्ति के पास है। किसके पास है, तो सारा का सारा राष्ट्रपति के पास ही है। वहां पे सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावर है, संवैधानिक पावर है, सब एक ही व्यक्ति के पास है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, एकल व्यवस्था में क्या होता है, यहाँ पे एकल व्यवस्था है, यहाँ पे दोहरी व्यवस्था नहीं चलता, एकल कार्यपालिका का व्यवस्था चलता है। और यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग क्या होता है, चुनाव अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जब चुनाव होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जब हमारे यहाँ पे सांसद का चुनाव हुआ, जैसे कि जब आप लोकसभा का चुनाव होता है तभी देखेंगे कि प्रधानमंत्री का भी चयन हुआ है, तभी आप देखेंगे मंत्रियों का भी चयन हुआ है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे अमेरिका में वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पे राष्ट्रपतियों का चुनाव अलग से होता है,
लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनाव अलग से होता है। वहां पे जो उनका जो लोकसभा राज्यसभा है वहां पे उनका चुनाव अलग से होता है, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, साथ साथ में हो जाता है। सांसद का भी चुनाव हो गया, सांसद भी बन गए, और वहीं से जो कुछ मंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है, एकल कार्यपालक होता है, एक ही व्यक्ति जो है दोनों पावर रखता है, नाम मात्र का भी रखता है और वास्तविक पावर भी खुद ही रखता है। और ये जो कार्यपालिका और विधायिका का अलग अलग चुनाव होता है। यहाँ पे जो 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 एमपी बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके जो बनेंगे उनका अलग से चुनाव होगा, और जो कार्यपालक होंगे उनके जो कार्यपालक होंगे उनका भी चुनाव अलग से होगा। तो बेसिकली आपको ये अंतर समझ में आ रहा होगा दोनों में क्या है, ये बेसिक आपको अंतर यहाँ पे समझना है। तो आप ये समझ गए होंगे कि संसदीय व्यवस्था ये किसका एग्जाम्पल है, तो मान लीजिए ये हमारा यूएसए का एग्जाम्पल है। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ये अमेरिका का उदाहरण हो गया, या मैक्सिको जैसे कंट्री में यही सारा चीज चलता है। तो मैक्सिको जैसे देश में चलता है। ये भारत मान लीजिए आपका, ये भारत हो गया, और भारत के साथ साथ आप मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रिटेन हो गया, ये व्यवस्थाएं चलता है। ऐसे तमाम तरह के कंट्री हैं जो इन्हीं सारी व्यवस्थाओं को लेकर चलते हैं। तो एक बात आपको स्पष्ट हो गया, एक बात स्पष्ट हो गया कि संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या अंतर होता है। तो हमारे यहाँ पे कौन सा व्यवस्था चल रहा है, तो ये वाला व्यवस्था चल रहा है। उनके यहाँ पे इस तरह का व्यवस्था चलता है। वहां पे कभी भी कार्यपालिका और विधायिका का चुनाव अलग से होता है। अभी फिलहाल इतना हमें समझना है, बाकी और भी बातें होगी जब हम आर्टिकल बात करेंगे तो उसमें और भी गहरे तरीके से चर्चा इसमें करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं गणतंत्र पे। अब गणतंत्र जो है इस पे हम लोग हालांकि बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी समझ लेते हैं कि गणतंत्र का क्या मतलब होता है। ये जो रिपब्लिक जैसा जो शब्द हम लोग सुनते हैं, तो कौन सा देश रिपब्लिक है पूरी दुनिया में, कौन सा देश रिपब्लिक नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या है। तो रिपब्लिक का एक छोटा सा मतलब फिलहाल हमें जब समझना है कि रिपब्लिक जो होता है, गणतंत्र, रिपब्लिक जो होता है इसका सामान्य सा मतलब होता है कि किसी भी देश में जब सबसे जो प्रमुख जो व्यक्ति हैं, वहां के जो किसी भी देश के जो सबसे प्रथम सिटीजन, इसको कहते हैं फर्स्ट सिटीजन जो होगा, जैसे हमारे देश में पहला सिटीजन कौन होंगे, सबसे पहला सिटीजन जो कहलाते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं देश के। हम अब आपसे कोई भी पूछे कि देश का जो प्रथम व्यक्ति कौन है, देश का प्रथम व्यक्ति कौन है, तो आप समझ सकते हैं कि वो राष्ट्रपति हैं। वो कौन है, वो राष्ट्रपति है। देश के जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति है। भले उनके पास पावर पूरा नहीं है, प्रधानमंत्री के पास पावर है, उनके पास नाम मात्र का पावर है, वास्तविक पावर प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा संवैधानिक रूप से सबसे बड़े व्यक्ति वही है। देश के सबसे सर्वोच्च व्यक्ति संवैधानिक रूप से जो है वो राष्ट्रपति हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति होगा, जो देश का सर्वोच्च व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति का चुनाव हुआ हो, चाहे वो डायरेक्टली हुआ हो, चाहे इनडायरेक्टली हुआ हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो। तो समझ पा रहे हैं, उनका चुनाव होना चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो ये बात आपको बेसिकली ध्यान रखना है, यानी कि डायरेक्टली हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। किसी भी देश में जहां पे सबसे प्रथम व्यक्ति जो हुए हैं, यानी कि जो सर्वोच्च जो व्यक्ति हैं, उनका चुनाव होगा। आम व्यक्ति उनको चुनेंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं जब विधानसभा का चुनाव होता है तो हम और आप पार्टिसिपेट करते हैं, हर हम सब जाते हैं, तो वहां पे जो जब भी चुनाव होता है तो हम सब वोट देते हैं। इसी प्रकार से जब किसी भी देश में, या मान लेते हैं कि लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के चुनाव में हम और आप पार्टिसिपेट करते हैं, हम और आप पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब राज्यसभा का चुनाव हो तो हम और आप वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वहां पे जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन करते हैं, तो जितने सारे राज्य के जो लोग होते हैं, राज्य विधानमंडल से लोग उनको चुनते हैं। तो ये बातें आपको स्पष्ट होगी कि वहां पे उनको कौन चुनते हैं, तो राज्य विधानमंडल के लोग चुनते हैं। यानी कि वो कैसे हो गया, अप्रत्यक्ष तरीके से हो गया। कैसे, तो राज्य विधानमंडल के लोग जब चुनेंगे तो राज्य विधानमंडल को जो विधानसभा के जो लोग थे उनको किसने चुना था, हम ही ने चुना था। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो घूम के किसने चुना, अप्रत्यक्ष रूप से उसे हम ही ने चुना है। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, क्या करते हैं, वो डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से उनका चुनाव हम करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, किसी भी देश में बेसिकली आपको क्या इसमें ध्यान रखना है, किसी भी देश में
किसी भी देश में जब सबसे सर्वोच्च व्यक्ति का जो है चुनाव होगा, वो आम जनता उसको तय मतलब चुनेगी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने, ये समझेंगे आगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जब राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग देखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का हमारे यहाँ पे चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, डायरेक्ट नहीं करते हम लोग। वो कौन चुनते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा के लोग चुनते हैं या विधानसभा के लोग, ये तीनों लोग चुनते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, उनको हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। कौन कौन चुनते हैं, तो यहाँ पे लोकसभा के चुनते हैं लोग होते हैं, यहाँ पे लोकसभा के लोग होते हैं, प्लस राज्यसभा के लोग होते हैं, प्लस राज्य विधानमंडल में जो है एक राज्य जो है, यहाँ पे आप देखिए, तो राज्य विधानमंडल में विधानसभा के लोग चुनते हैं, विधानसभा के लोग चुनते हैं। यानी कि ये तीन लोग जो है, ये तीन लोग मिलकर किनको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो यहाँ पे ये तीन लोग चुन रहे हैं, हम तो सांसद है नहीं ना, आप सांसद हैं, तो यहाँ पे ये कौन चुन रहा है इनको, राष्ट्रपति को कौन चुन रहा है, तो यहाँ पे लोकसभा के लोग नहीं चुन रहे हैं, यानी कि लोकसभा के लोग चुन रहे हैं या राज्यसभा के लोग चुन रहे हैं या विधानसभा के लोग चुन रहे हैं, हम सब आम जनता है। चुन कौन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लोग चुन रहे हैं, लेकिन इनको चुना कौन है, इनको चुना किसने है, इनको चुना किसने है, इनको हम ही ने चुना है, इनको तो हमने चुना है। तो इनको जब हमने चुना है, इनको हमने चुना, इन्होंने इनको चुन लिया, तो क्या हो गया, वो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ ना, अप्रत्यक्ष तरीके से किसने चुना, तो अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। तो इसका मतलब अंततः चुना हम ही ने ना, इनको हमने चुना, फिर इन्होंने इनको चुना। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि उस देश में, किसी भी देश में जब अप्रत्यक्ष तरीके से या प्रत्यक्ष तरीके से जब चुनाव सर्वोच्च व्यक्ति का होगा, आम जनता चुनेगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, तो वो कहलाएगा गणतंत्र। उस देश को हम लोग क्या बोलेंगे, गणतंत्र है, वो रिपब्लिक देश है, वो रिपब्लिक देश है। और जहां पे ऐसा नहीं होता है वो रिपब्लिक नहीं है। जैसे हम यहाँ पे ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन का यहाँ पे उदाहरण लें, तो जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में क्या है, किस तरह का कॉन्सेप्ट चलता है, तो आज भी वहां पे जो राजा होते हैं ना, उनका चुनाव नहीं होता है। वहां के जो राजा है, हालांकि वहां भी क्या है, वहां भी संविधान चलता है, वहां भी जो है ना, लेकिन वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके का है, तो ब्रिटेन में अगर आप देखें, तो ब्रिटेन में जो चलता है, ब्रिटेन में क्या होता है, वहां भी संवैधानिक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उसको कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिंपल सा मतलब होता है कि जो सर्वोच्च व्यक्ति हैं उनका चुनाव नहीं होगा, बाकी प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, वहां पे प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, लेकिन वहां के जो राजा या रानी जो होंगे उनका चुनाव नहीं होगा। तो जिनका सर्वोच्च व्यक्ति जबकि वो है, वो क्या है, वो हमारे जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट है ना, उसी प्रकार से उनके वहां पे राजा या रानी होंगे, लेकिन पावर उनके पास भी नहीं है, पावर उनके पास भी नहीं है, सारा पावर किनके पास है, वहां भी प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन ध्यान रहे, वहां पे क्या हुआ ना, ब्रिटेन में राजा या रानी का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हुआ है, इसीलिए वो देश क्या गणतंत्र है, तो बोलेंगे नहीं, वो देश गणतंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको मतलब समझ में आया गणतंत्र का क्या मतलब होता है। तो जिस देश में ये प्रक्रियाएं चलता है, इस तरह का प्रक्रियाएं चलता है, उसको हम लोग बोल देंगे कि ये जो है गणतंत्र देश है। और जहां पे इस तरह का सिस्टम चलता है, जैसे ब्रिटेन में क्या हो गया, गणतंत्र नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको मतलब समझ में आ गया होगा, रिपब्लिक का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं आर्टिकल की। अब देखिए, जो भी शब्द आएंगे, जितने सारे शब्द बीच बीच में आएंगे, अभी तमाम तरह के, जैसे एकता, अखंडता हो गया, ऐसे तमाम तरह के शब्द आने वाले हैं, तो उन शब्दों को बीच बीच में जिक्र करेंगे जब जहां पे जिसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग यहां से संविधान आर्टिकल हम लोग स्टार्ट यहां से करते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहां पे पहला आर्टिकल से हम लोग आज शुरुआत करते हैं। देखिए, यहां से आप समझ लीजिए, संविधान का पहला आर्टिकल हम लोग यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। अब यहां से संविधान का यहां पे आर्टिकल फर्स्ट से लेकर एक चैप्टर है, यहां पे आर्टिकल में पहला, देखिए संविधान में वैसे जो है पूरा का पूरा 22 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, उसमें जो है 22 अनुसूचियां हैं और 395 आर्टिकल है। हालांकि वो अभी संशोधन होकर बढ़ गया है, 400-450 के आसपास हो गया है, उसको डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मुख्यतः हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल है, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप सारे हक अधिकार, क्या होता है, पूरा देश कैसे चलता है, नहीं चलता है, ये सारी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ताकि कोई आपको गुमराह ना कर सके, आपके अधिकार से कोई आपको वंचित ना कर सके। अगर आप जो है इन सारे चीजों को ठीक तरीके से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपको कोई भी व्यक्ति हो, आपको किसी तरीके से बरगला नहीं सकता है, आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है, आपके हक को कोई मार नहीं सकता है, आप किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं अपने हक और अधिकार की। ठीक है, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। यहां पे जो इस चैप्टर का नाम है, इसको हम लोग कहते हैं
संघ और उसके राज्य क्षेत्र इस चैप्टर का नाम है। इन सारे शब्दों को समझेंगे, संघ क्या होता है, इन सारी चीजों को बहुत गहराई से समझेंगे। उसके राज्य क्षेत्र, इसका सिंपल सा मतलब हुआ यहां इसका मतलब होता है यूनियन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इट्स टेरिटरी। ठीक है, अब इन्हीं सारे शब्दों को सीखेंगे हम लोग। आज हो सके हम लोग केवल आर्टिकल पहला ही बात कर पाए या देखते हैं। तो यहाँ पे पहला इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर का पहला ही अध्याय है जिसको हम लोग कहते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब ये संघ क्या होता है, अब देखिए इसमें तीन भाग हमें समझने हैं बेसिकली। इसमें कितने भाग समझने हैं, बेसिकली तीन भाग समझने हैं। जैसे कि इसका आर्टिकल पहला, यहां पे देखिए आर्टिकल पहला, आर्टिकल क्या होता है, जिसमें हमारे हक और अधिकार लिखे हुए हैं, वो सारे आर्टिकल के फॉर्म में लिखे हुए हैं, अनुच्छेद के फॉर्म में लिखे हुए हैं। सारे हमारे जो अधिकार है ना, वो सारे आर्टिकल के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो पहला आर्टिकल के पहला आर्टिकल का पहला क्लोज हुआ, दूसरा क्लोज हुआ और तीसरा क्लोज हुआ। ये तीन क्लोज हमें समझने हैं। पहले आर्टिकल में हमें केवल तीन क्लोज समझने हैं, ये क्या होता है, तीन क्लोज में क्या क्या लिखा हुआ बातें। तो पहले आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा जो है ना स्टार्ट होता है यहीं से। पहला चैप्टर हमारा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या मतलब होता है इसका, तो बारी बारी समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे लिखा हुआ पहला जो यहाँ पे देखिए, संविधान के शब्द थोड़े से जो है वो आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन उसको हम सिंप्लीफाई करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो यहाँ पे आर्टिकल का जो पहला क्लोज में लिखा हुआ है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ये पहला शब्द है भारत, इंडिया, हालांकि यहां पे जो आप मेंशन कर सकते हैं इंडिया, यही शब्द लिखा हुआ है, इंडिया ऑब्लिक भारत राज्यों का संघ है। इंग्लिश में अगर बोले इसको हम, अगर इंग्लिश में इसको हम बात करें तो हम लोग बोलेंगे इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। ये पहला आर्टिकल का पहला क्लोज में बातें यही लिखा हुआ है। पहले आर्टिकल के जो है पहले क्लोज में बात ये लिखा हुआ है, इंडिया भारत राज्यों का संघ है, इंडिया या भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। ये पहले ही क्लोज में, जैसे ही आप कभी भी संविधान को आप देखेंगे ना, तो पहले ही शब्द में ये बातें लिखी हुई है। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करके समझना है कि ये क्या होता है। भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या मतलब हो सकता है कि भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या मतलब होगा। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो है संघ, संघ शब्द को हम लोग हालांकि समझ लेते हैं कि संघ शब्द ये क्या है, बार बार आपको ये हो सकता है शब्द परेशान करे। तो संघ का एक सिंपल सा मतलब होता है कि यहां पे क्या होगा ना, संघ का मतलब होता है, दो शब्द चलता है, संघ और एक जो होता है संघात्मक। हालांकि संघात्मक व्यवस्था का ही एक रूप है। संघात्मक क्या होता है, अभी उसको बहुत गहराई से समझने वाले हैं कि संघात्मक व्यवस्था क्या होता है। संघात्मक व्यवस्था का सिंपल सा मतलब होता है जब पावर किसी एक व्यक्ति के पास ना होके, किसी एक व्यक्ति के पास ना होके, वो क्या होता है, पावर अलग अलग जगह पे बढ़ जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो पावर है एक व्यक्ति के पास नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पावर एक व्यक्ति के पास नहीं है, केवल पीएम के पास पावर नहीं है, यहाँ पे सीएम का पास भी पावर है। सारे राज्यों के अपने अपने सीएम होते हैं, सबके पास अपने अपने पावर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब किसी भी देश में जब किसी भी देश में सत्ता का बंटवारा होता है, सत्ता का क्या होता है, बंटवारा होता है, पावर जो है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग राज्यों में, तो हम लोग बोलेंगे वो कैसा देश है, तो संघात्मक देश है। संघात्मक का सिंपल सा मतलब होता है जब सत्ता किसी एक जगह पे ना होके अलग अलग जगह पे बट जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघात्मक बोलते हैं। तो संघात्मक का ही एक रूप है ये संघ, एक उसका भाग है संघात्मक का ही एक ये एक रूप है संघ। और संघ का मतलब भी आप समझ सकते हैं कि यहां भी पावर का बंटवारा होता है, यहां भी क्या होता है, पावर का बंटवारा होता है। ये अलग बात है कि हमारे पास सेंटर के पास पावर ज्यादा है, जो हमारे यहाँ पे यानी कि जो आप देखें तो पीएम के पास पावर ज्यादा होता है राज्यों की तुलना में, यानी कि सेंटर के पास ज्यादा पावर होता है राज्यों के तुलना में। तो ये बातें क्यों है अभी समझेंगे इसको।
तो यहाँ पे क्या है, संघ का सिंपल सा मतलब समझ पा रहे हैं, पावर का बंटवारा होगा। और इस संघ का मतलब एक और भी जो है यहाँ पे अंबेडकर साहब ने समझाया था, जब वो संविधान में स्पीच दे रहे थे पहली बार, तो संघ का मतलब उन्होंने बताया था कि एक ऐसा देश जहां पे राज्य क्या है, एक संघ होंगे। संघ का मतलब होगा कि मान लेते हैं ये राज्य है पूरा का पूरा, यहां पे मान लेते हैं ये पूरा का पूरा राज्य है, ये पूरा राज्य है, तो ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक संघ बनाएंगे। ठीक है, ये संघ हो गए, और ये संघ आपस में कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ये क्या होंगे, ये राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, कभी भी ये राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है कि वो भी एक संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन उन्होंने जो है, उन्होंने व्यवस्था रखा हुआ है कि राज्य कभी भी वहां से अलग हो सकता है। जैसे वहां पे 50 राज्य है, अभी जब वो बना था 13 राज्य था वहां पे, आज वहां पे 50 राज्य है। तो वहां पे एक एग्रीमेंट हुआ है कि राज्य वहां से कभी भी अलग हो सकता है। वो भी संघात्मक है, हम भी संघात्मक हैं, लेकिन संघात्मक का जो हमने रूप लिया है वो संघ टाइप का लिया है। और संघ का मतलब सिंपल सा वो जो अंबेडकर साहब ने समझाया था कि राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता है, भारत से कभी भी कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है, जुड़ सकता है। दूसरा देश हमारा, कोई दूसरा राज्य हम में शामिल हो सकता है, जैसे पाकिस्तान का कोई हिस्सा हम में शामिल हो सकता है, लेकिन हमसे अलग नहीं हो सकता है। ये किसने कहा था, तो ये हमारे अंबेडकर साहब ने पहली बार समझाया था कि संघ का मतलब जो होगा, पावर का बंटवारा तो रहेगा ही, लेकिन इसका एक और मतलब समझाया था उन्होंने कि राज्य कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकता है। आ सकता है, दूसरे कंट्री से देश शामिल हो सकता है, लेकिन ये हमसे अलग कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब होता है संघ। तो समझ गए, इसका पहला आप आर्टिकल का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि पहला क्लोज जो कहता है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब होता है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा कि क्या है, भारत राज्यों का संघ है। ये बातें आपको समझ में आ गया, भारत राज्यों का संघ है। दूसरे बात करते हैं, यहां पे अगर हम बात करें तो दूसरे आर्टिकल में बात करें, तो यहां पे दूसरा आर्टिकल क्या होगा, तो यहां पे जो हमने बताया जस्ट कि दूसरे क्लोज में लिखा हुआ है, जैसे कि हमने जस्ट बताया ना कि अब ये राज्य कहां पे रखे जाएं। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है ना, दिक्कतें क्या है, हमारा संविधान इतना बड़ा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारे यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है ये भारत का है। तो यहाँ पे क्या ऑलरेडी इतने सारे आर्टिकल हैं, तो हमने क्या किया ना, कुछ कुछ जैसे राज्यों को, तो राज्यों के लिए हमने अनुसूची बना दिया। जैसे क्या किया ना कि हमने संविधान में न रख के उसको एक सेपरेट एक सूची बना दिया और वहां पे उसको रख दिया, ताकि संविधान हमारा और बड़ा ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा संविधान है। क्योंकि कई बार ये आलोचना का भी विषय बन जाता है कि इतना बड़ा संविधान होने के बावजूद भी क्या संविधान को लोग वहां पे मानते हैं, तो कई बार ये आलोचना का भी विषय बन जाता है। लेकिन आप फिर भी माने कि यहाँ पे उसके लिए एक अनुसूचियां बनाया गया, ताकि उस संविधान में जो बातें लिखी हुई है वो और भी विस्तृत ना हो जाए और बड़ा ना हो जाए, इसलिए क्या किया है, अनुसूची बनाया गया है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ राज्यों की पहली अनुसूची, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, राज्यों की पहली अनुसूची, राज्यों की पहली अनुसूची। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि राज्य में जो हमारे राज्य हैं, जितने सारे स्टेट हैं उनको कहां पे रख दिया गया है, तो वो कहां पे, अगर आप संविधान में ढूंढेंगे तो कहां पे मिलेगा आपको, तो यहां पे मिलेगा राज्यों की पहली अनुसूची में इनका जिक्र है। जो भी आप देखते हैं ना, झारखंड, बिहार, यूपी, जितने सारे राज्य आप देखते हैं वो सारा बारी बारी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहां पे क्या जो है, सारे जितने सारे स्टेट आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्यों की पहली अनुसूची में ये बातें लिखी हुई है, जितने सारे आप राज्यों को देखते हैं। इसी प्रकार से जो है, अब यहाँ पे तीसरा, इनका तीसरा क्लोज जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 प्रकार के क्षेत्र हमारे भारत में, 3 प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं हमारे भारत में, 3 प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, 3 प्रकार के क्षेत्र। ये क्या होता है, तो 3 प्रकार का क्षेत्र का सिंपल सा मतलब है, 3 प्रकार का क्षेत्र का सिंपल सा मतलब होगा कि हमारे यहाँ पे 3 प्रकार का क्षेत्र होगा। कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो होगा हमारे यहाँ पे, पहला जो होगा वो क्या होगा, स्टेट होगा, यानी कि राज्य, क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे आमतौर पे यूटी, यूनियन टेरिटरी, जिसको बोलते हैं, बात समझेंगे क्या होता है यूनियन टेरिटरी, इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जिस राज्य में सीधा प्रशासन, जिस राज्य में जो है सीधा कंट्रोल जो होता है, वहां पे सेंटर का ही होता है,
सेंटर का यानी कि आप मान लीजिए जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होंगे या प्रधानमंत्री होंगे, उन्हीं का सिंपल सा कंट्रोल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के द्वारा शासित किया गया प्रदेश, तो वो होता है केंद्र शासित प्रदेश को बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे यूटी हो जाएगा, यूनियन टेरिटरी, है ना, केंद्र शासित प्रदेश उसको बोल दीजिए आप। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसी प्रकार से एक और होता है, इसको बोलते हैं एक्वायर लैंड। एक्वायर लैंड का क्या मतलब होता है? एक्वायर लैंड का मतलब होता है जब भविष्य में जब कभी भी भविष्य में जैसे पाकिस्तान का कुछ हिस्सा अगर भारत से मिलना चाहे, जैसे पाकिस्तान का कुछ हिस्सा या अफगानिस्तान का थोड़ा सा एरिया लगता है, अगर वो हिस्सा अगर हमसे मिलना चाहे, या बांग्लादेश का कोई हिस्सा हमसे मिलना चाहे, नेपाल का कोई हिस्सा हमसे मिलना चाहे, या यहाँ पे अगर आप देख लें भूटान का कोई हिस्सा हमसे मिलना चाहे, तो ये सारे क्षेत्र, या म्यांमार का कोई हिस्सा हमसे मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। वो कहां पे शामिल होगा? वो हमारा जो शामिल होगा वो होगा एक्वायर लैंड। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक्वायर लैंड का मतलब होता है, एक्वायर लैंड का मतलब अर्जित जो जमीन होगी, अर्जित भूमि, ये क्या हो जाएगा? अर्जित। तो अर्जित लैंड जो होगा इसको बोलते हैं एक्वायर्ड। तो एक्वायर लैंड जो होगा, जो एक्वायर लैंड होगा, जो कैप्चर किया गया होगा या दूसरे किसी कंट्री से हमारे में शामिल हुआ होगा, उसको यहां पे जगह देंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये पहला आर्टिकल जो है यही सारी बातें करता है। आप समझ पा रहे होंगे पहला आर्टिकल क्या बातें करता है? तो भारत राज्यों का संघ होगा, एक ऐसा संघ जो मिल सकता है, कोई दूसरा देश अगर कोई हिस्सा, कोई दूसरा देश का हिस्सा हमसे मिलना चाहे, मिल सकता है, पर हमसे अलग नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ये किसने कहा है? तो अंबेडकर साहब ने इस बात को पहले ही दिन में समझाया था संविधान सभा में। जब ये संविधान ऑलमोस्ट तैयार हो गया, तो जब इनको स्पीच चल रही थी, जब भाषण चल रहा था उनका, तो उन्होंने ये बातें समझा दिया था। इसी प्रकार से जो है इसमें क्या होगा? राज्यों की पहली अनुसूची हमने क्यों बनाया? निश्चित रूप से जो है हमारे यहाँ पे संविधान ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया था, तो उसको कहीं ना कहीं हमने सेपरेट कर दिया। क्या किया? हमने उसको सेपरेट कर दिया और उसके लिए क्या बना दिया? अनुसूची। हमारे यहाँ पे वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है, पहले 8 हुआ करता था, अभी 12 है। समझेंगे कैसे हुआ, ठीक है। और 3 प्रकार के क्षेत्र हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं। कौन कौन? तो हमने देखा कि एक स्टेट हो सकता है, दूसरा यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा अर्जित लैंड हो सकता है, जो एक्वायर्ड भूमि हो सकता है, जो कहीं दूसरे से हमने अर्जित किया हो। ये है पहला आर्टिकल। तो आपने ये पहले आर्टिकल को उम्मीद करते हैं आप समझ लिए होंगे ठीक तरीके से। अगर आपको ये बातें समझ आई हो तो निश्चित रूप से आप अगर ना एक कंटिन्यू में अगर आप देखते हैं सारी चीजों को, अगर शुरुआत से सारी चीजों को आप देखते हैं, तो आप यकीन मानिए सारी बातों को बहुत गहराई से और ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो ठीक है, आज पहली आर्टिकल पे हम लोग जो है, चूंकि बहुत समय हो गया, पहली आर्टिकल पे बात करते हैं, आज बात हुआ। अब बाकी आर्टिकल पे हम लोग जो है, बाकी सारे आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। बाकी अभी जो बाकी 2-3 आर्टिकल जो है, इसमें भी शॉर्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये नेक्स्ट क्लास में इसमें चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में। और उसके बाद मेन चीजें हमें जो समझना है, अपना फंडामेंटल राइट समझना है, मूल अधिकार समझना है। हमें अपने मूल अधिकार को समझना बहुत जरूरी है, और हर किसी को अपने मूल अधिकार जानने जरूरी है। तो हम जो है उस पर बात करेंगे जल्दी। ये आर्टिकल खत्म होगा, हम लोग 12वें आर्टिकल से शुरुआत कर लेंगे, मौलिक अधिकार। 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल जो जाएगा वो मौलिक अधिकार पे बातें होगी, तो वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे, सारे खंड वाइज बात करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी, और जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो इसका अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।